गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास में अपन सातवाहन डायनेस्टी को चालू कर दिया था और सातवाहन डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट राजा जो भी थे क्रोनोलॉजिकली अपन उनको देख रहे थे कि कौन कौन से राजा सातवाहन डायनेस्टी में राज किए हैं। तो टोटल मैंने आपको बताया था टोटल 30 किंग हैं, 30 राजा हैं जो सातवाहन डायनेस्टी में इन्होंने राज किया है। परंतु अपने लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 8 राजा है और जिनके बारे में जानकारी है किसी भी अभिलेख में, इंस्क्रिप्शन में, वो केवल 8 ही राजा है जिनके बारे में जानकारी है। तो उन 8 ही राजाओं को अपन डिटेल में डिस्कस किया था। सबसे इंपॉर्टेंट राजा होता है पहला राजा, जो सबसे ज़्यादा जिसने स्थापना करी होती है, इस्टेब्लिश किया होता है किसी भी डायनेस्टी को, और उसके बाद 1-2 राजा जिन्होंने बढ़िया काम किया होता है। ठीक है, जैसे मौर्यों में भी यही था, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक को पढ़ा था जनरली अपन ने। इसमें भी यही है, जो पहला राजा था सिमुक जिसने डायनेस्टी की स्थापना करी थी, और उसके बाद एक महान राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी जिसको बोलते हैं जो था, वो इम्पोर्टेंट है। और अपन ने इसके अलावा भी जो है 7 और राजाओं को डिटेल में डिस्कस किया ताकि अपने पूरा चैप्टर कवर हो। ये राजाओं की क्रोनोलॉजी तो हो गई। अब देखो सातवाहन डायनेस्टी जो थी वो लगभग 400 साल तक चली थी। इतने लंबे समय तक अगर कोई डायनेस्टी चलती है तो ये तो तय है कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वाकई में बहुत अच्छा होगा। ऐसा कैसा मौर्यों के समय भी हुआ और ऐसा कैसा गुप्ताओं के समय में भी होगा और उसके बाद आने वाले राजाओं के समय में भी, मुगल वगैरह में भी होता रहेगा। अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है तो आपका राज लंबा चलेगा। अगर आपकी महिलाओं की स्थिति अच्छी है तो आपके यहाँ राज अच्छा चलेगा। ठीक है ना। तो इसलिए अब जो अगला टॉपिक अपन करेंगे, सबसे पहले क्रोनोलॉजिकली अपन ने देखा कि सातवाहन डायनेस्टी में कौन कौन से राजा हुए। अब सातवाहन डायनेस्टी के राजाओं की ऐसी क्या विशेषता थी कि वो 400 साल तक राज कर लिया उन लोगों ने। तो अब उसको देख लेते हैं कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, उनका इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, उनके यहाँ एग्रीकल्चर कैसे थे, उनके यहाँ कॉइन्स कैसे थे, उनके लिटरेचर कैसा था, उनके यहाँ सोशल सिस्टम कैसा था, उनके यहाँ महिलाओं की स्थिति कैसी थी, उनके यहाँ रिलीजियस सिस्टम कैसा था। ये सारी चीज़ें जितनी भी है दुनियादारी। ठीक है ना। तो अपन सातवाहन डायनेस्टी पढ़ रहे हैं। इसकी पहले मैंने 2 क्लासेस ले ली है, तो ये वाली क्लासेस जो है इसमें अपन आगे इसका देखेंगे। ये सारे मैंने कवर करा दिए हैं, तो ये सारे टॉपिकों के साथ कंप्लीट डिटेल आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ये वीडियोस सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो आप इससे अपने नोट्स बनाएं और कंटेंट को फॉलो करें। ये सब हो गया था, मैंने 2-3 बार बता दिया है। अब सीधा आगे आते हैं। ये सातवाहन डायनेस्टी का एरिया है, मेनली मेजर एरिया ये था। फिर उसके बाद अपन ने सातवाहन डायनेस्टी के राजाओं के बारे में देखा। सिमुक जो पहला राजा था, उसके बाद उसका बेटा कृष्णा, फिर थोड़े समय बाद आया सतकर्णी फर्स्ट, फिर उसके थोड़े समय के बाद जो आए अगले राजा आए जो कि है सतकर्णी सेकंड, फिर एक हाला करके गाथा सप्तशती इन्होंने लिखी है। ठीक है ना। तो ये पूछा जाता है हर बार, बहुत बार, कि गाथा सप्तशती के जो राइटर हैं वो कौन हैं या कौन सी डायनेस्टी के हैं। तो हाला जी जो हैं वो सातवाहन डायनेस्टी के हैं। ठीक है ना। ये हाला 17 नंबर का राजा था। फिर गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है राजा बनता है, ये सबसे महान राजा था, इसीलिए इसके बारे में अपन ने बहुत डिटेल में देखा है। आप इसको एक बार जाके गो थ्रू करें अगर नहीं देखा हो तो। फिर इसके बाद अगला राजा था गौतमीपुत्र का बेटा वशिष्ठ पुत्र पुलमाई। फिर उसके बाद उनका बेटा आखिरी राजा, ये है 27वें नंबर का राजा जो इम्पोर्टेंट था, वो था श्री सतकर्णी। इसके बाद 3 राजा और हुए जो कि अयोग्य थे। इतना बड़ा विशाल साम्राज्य होने के बाद भी अयोग्य राजाओं और अयोग्य वंशज होने के बाद जो है धीरे धीरे सातवाहन डायनेस्टी ख़त्म हो गई थी। तो ये पूरा सातवाहन डायनेस्टी के राजाओं के बारे में अपन ने देखा था। यहाँ से मेरे को कल की क्लास में चालू करना था, तो अब इसके आगे का अपन देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में देख लेते हैं कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कैसे वहाँ पे काम चलता था, राजा की क्या स्थिति थी और उसके साथ साथ कौन कौन से लोग थे जो सिस्टम में काम करते हैं। देखते हैं। पॉइंट वाइज बना दिए हैं ताकि याद रखना आसान हो। ठीक है ना। बढ़िया। ये पॉइंट वाइज बना दिए हैं। सभी टॉपिकों को पॉइंट वाइज इसलिए बना दिया जाता है क्योंकि पॉइंट बनाने से एक तो याद ज़्यादा रहते हैं, कुछ नहीं तो 10 पॉइंट भी पढ़ाए तो उसमें से 5 तो याद रहती हैं। ठीक है। और अगर आप वीडियो ढंग से देखेंगे और खुद के नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आपको सारी याद रहेंगे। और पॉइंट वाइज ही आप लिखना। जब भी क्वेश्चन आंसर भी लिखने का अगर आपको एग्ज़ाम देते हैं, अगर पॉइंट वाइज लिखते हैं तो उसका एक प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। क्योंकि उससे स्थिति पता चलती है कि आदमी को पूरा कंसेप्ट क्लियर है इस चीज़ का, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में देखेंगे, द किंग वॉज द रिप्रेजेंटेटिव एज द अपहोल्ड ऑफ द धर्म एंड ही स्ट्रव टू द रॉयल आइडियल सेट फॉर द धर्मशास्त्र। द सातवाहन किंग्स इज रिप्रेजेंटेड एज द पोजेसिंग ऑफ द डिवाइन क्वालिटी ऑफ एंशिएंट गॉड्स जैसे राम, भीम एंड अर्जुन। वही लिख रखी ये बात। जो किंग होता था, जो राजा का, जो सातवाहन डायनेस्टी के जो राजा होते थे वो धर्म प्रधान होते थे। ठीक है ना। और वो धर्मशास्त्र के अनुसार काम करते थे। ब्राह्मण कल्चर जनरली सातवाहन राजाओं ने फॉलो किया है, इसलिए जो है ब्राह्मण कल्चर को फॉलो करते थे। सातवाहन किंग जो है ऐसा माना जाता है कि उनके अंदर कुछ, अब राजा है तो उनकी पूजा तो होती होगी, और ऐसा माना जाता था कि उनके अंदर कोई देवीय शक्ति है। कौन कौन से देवताओं की देवी शक्ति है?
राम की, भीम की और इनकी देवी शक्ति जो है इन राजाओं में होती थी, इसलिए उनकी पूजा की जाती थी और वैसा माना जाता था कि भगवान ने ही उनको राज करने के लिए यहाँ पर आशीर्वाद दे के भेजा है, ठीक है ना। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी वॉज बेस्ड ऑन द धर्मशास्त्र, ये धर्म पर चलते थे, ठीक है ना। वर्ण सिस्टम था, ब्राह्मणों की स्थिति सबसे ज़्यादा अच्छी थी, बाकी सारे सिस्टम जो बाकी सारे जो वर्ण थे 4 होते थे, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, तो ब्राह्मणों को छोड़ के जो बाकी तीनों हैं उनकी स्थिति कम अच्छी थी। हालांकि जो सातवाहन डायनेस्टी के राजा हैं उन्होंने दूसरे धर्म को भी समान फंडिंग करी है। ब्राह्मणों के अलावा हिंदू धर्म भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और भी धर्म बहुत ज़्यादा प्रचलित थे, शिविज़म, शिव भगवान, या हो जाए वैष्णविज़म, वैष्णव धर्म, या हो जाए बुद्धिज़्म। बुद्धों के लिए तो इन्होंने गांव के गांव दान कर रखे हैं मोनेस्ट्री में, तो जितना पैसा इन्होंने बुद्ध जैन या जैन नहीं, जितना पैसा इन्होंने हिंदू धर्म या ब्राह्मणों को आगे बढ़ाने में लगाया उतना ही पैसा इन्होंने बौद्ध धर्म को भी आगे बढ़ाने के लिए लगाया है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जैन नहीं है ना इसमें। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सातवाहन एम्पायर वॉज नोन एज द आहारा एंड देयर ऑफिशियल्स वर नोन एज महामात्रा और अमात्या, ठीक है ना। तो सातवाहन डायनेस्टी जो थी, सातवाहन जो राज्य था उसकी जो जिला लेवल जो होता है, जिला, उन जिलों को बोला जाता था आहारा, ठीक है ना। तो अपने यहाँ जैसे जिले होते हैं भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, वहाँ पे बोलते थे आहारा। एंड देयर ऑफिशियल्स वर नोन एज महामात्र और अमात्य, और उनके जो अधिकारी होते थे, गवर्नर, जिले कलेक्टर टाइप, तो जो जिला अधिकारी होता था उसको महामात्र या अमात्य बोला जाता था। तो सेनापति वॉज अपॉइंटेड बाय गवर्नर, ठीक है ना। सेनापति की भी सेनापति, सेना का प्रमुख, उसकी भी अपॉइंटमेंट किया जाता था। द हाईएस्ट ऑफिशियल ऑफ द प्रोविंसेस वॉज अमात्य, उस प्रोविंसेस का, उस क्षेत्र का सबसे बड़ा अधिकारी होता था अमात्य, जिसको मिनिस्टर या मंत्री भी बोला जाता था। हर जिले का एक मंत्री प्रमुख होता था। हिज ऑफिस वॉज नॉट सांसद टाइप, ठीक है ना, संसदीय क्षेत्र। हिज ऑफिस वॉज नॉट हेरिडेटरी, मैन प्रोन एबिलिटी टू अपॉइंट द ऑफिशियल, ठीक है ना। और ये जो सांसद बनते थे, ये जो एक के बाद एक नए नए राजा आ रहे थे, इस जो गवर्नर बनते थे, जिला प्रमुख, अमात्य, ये हेरिडेटरी नहीं था, वंशानुगत नहीं था कि कोई अमात्य है उसका बेटे को फिर से वहाँ का अमात्य बना दिया, वहाँ का मिनिस्टर बना दिया, ऐसा नहीं है। जो योग्य होगा उसको बनाया जाता था, इसलिए इनका सिस्टम इतना अच्छा चला। जो योग्य है उसको ऊपर लेके ये हमेशा रखते थे। देयर वॉज ए सेवरल ऑफिशियल टू हेल्प द किंग, आउट ऑफ देम द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर द सेनापति। राजा की मदद करने के लिए बहुत सारे ऑफिशियल होते थे, जिसमें से सेनापति, महाभोज, कोषाध्यक्ष, राजाद्रोह, अमात्य, ये सारे पद के नाम हैं। ये सारे जो है उसको सलाह देते थे, ये इंपॉर्टेंट है आपको देखना। द किंगडम हैड द 3 ग्रेड ऑफ फ्यूटेरिटी। फर्स्ट ग्रेड वाज द फॉर्म बाय द किंग, पहला ग्रेड जो था वो राजा का होता था, दूसरा होता है महाभोज, उसके मंत्री सबसे इंपॉर्टेंट, और तीसरा होता था सेनापा, जो सैनिक या सेना को से रिलेटेड लोग होते थे। द ब्राह्मण्स एंड द बुद्धिस्ट monks वर ग्रांटेड टैक्स फ्री विलेजेस एंड द कल्टिवेटेड लैंड विच इवेंचुअली बिकम इंडिपेंडेंट आइलैंड विद इन द किंगडम, ठीक है ना। और ब्राह्मणों और हिंदू जो धर्म के लोग थे उनको ये फ्री में ज़मीनें बांटते थे, कल्टिवेटेड लैंड, जहाँ पे ये लोग जो ब्राह्मण मॉन्क्स हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स है वगैरह जो लोग हैं, ये जाके कुछ उपजाऊपन उसको लेके वहाँ पर अपना गुजारा कर सके। और धीरे धीरे ये जो भूमि थी ये टैक्स फ्री थी, मतलब सरकार के कंट्रोल में तो थी पर सरकार को टैक्स नहीं लेती थी। तो जो ब्राह्मणों को दी, जो बुद्धू लोगों को दी, वही बुद्ध जो बुद्धिस्ट भिक्षु जो हैं वो उस एरिया के क्षेत्र के अधिकारी बन गए और वो इंडिपेंडेंट हो गई और इंडिपेंडेंट आइलैंड की तरह काम करने लग गई राज के अंदर ही। देयर वाज एन आंसर स्पेशल ऑफिसर कॉल्ड उप्रक्षिता who was changed with the duty of building caves, it is for the monks, ठीक है ना। एक पद होता था जिसका नाम था उपाक्षिता, ये वो पद होता था, इस पद पे उन लोगों की भर्ती होती थी जो भिक्षु होते हैं, उनके लिए गुफाओं में, खोद के गुफाओं में उनके रहने की व्यवस्था करते थे। ये विभाग जो है मॉन्क्स के लिए केव्स की बिल्डिंग करता था, गुफाओं की बिल्डिंग करता था भिक्षुओं के लिए, ठीक है ना। वो जंगल में रहते होंगे तो वहाँ पर खोदनी पड़ती होगी। तो सोसाइटी वाज मेड स्टेबल बाय द इन्फोर्सिंग वर्ण सिस्टम, ठीक है ना। और वर्ण सिस्टम बहुत प्रबल था, जैसे कि मैंने आपको बताया था 4 वर्ण होते थे, जिसमें ब्राह्मण दंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सारे राजा ब्राह्मण दंड को ही फॉलो करते थे। अगला देखेंगे 10वां पॉइंट, देयर वर अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टाउन्स एंड द विलेजेस। द टाउन्स वर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द बॉडी कॉल्ड नागर सभा, वेयर द विलेज वर द ग्राम सभा, ठीक है ना। गांव की व्यवस्था देखने के लिए अलग जो थी एक संस्था थी, शहर की योजना या शहर का एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए एक अलग योजना थी। जो शहर के लिए बनाई गई जो संस्था थी, नगर पालिका, नगर निगम टाइप, उसको बोला जाता था नगर सभा। और गांव में के लिए जो सभाएं होती थी, जो गांव का एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी, उनको बोला जाता था ग्राम सभा। These organizations carried with the function independently without any interference. The Satwahan rules did not believe in the divine right of the king and the carried administration according to the directives of the Dharma Shastra and the social custom.
ठीक है ना। कोई सोशल कस्टम के अनुसार जो है, धर्मशास्त्रों के अनुसार वो लोग अपना राज चलाते थे। द किंग हिमसेल्फ लेड द आर्मीज इन द बैटल फील्ड एंड वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द फोर्सेज। युद्ध के क्षेत्र में जो राजा होता था वही सेना का प्रमुख होता था और वही जो है अपनी सेना को लीड करता था। द मिलिट्री कंसिस्ट ऑफ द, जो इनकी सेना थी वो बहुत बड़ी होती थी, जिसमें पैदल चलने वाले सैनिक, कैवलरीज घुड़सवार सैनिक, एलिफेंट हाथी वगैरह ये सब लोग होते थे। द सोल्जर्स यूज टू स्वार्ड, और सोल्जर्स होते थे वो स्वार्ड, स्पीयर, कैची, वो आर्मर्स एंड वेपन्स वगैरह ये सब चीज़ों का प्रयोग एज ए वेपन्स किया करते थे। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बताना कि कैसे कैसे जो है वहाँ का सिस्टम चल रहा था। इतनी चीज़ क्लियर है। तो ये 13 पॉइंट वहाँ का लोकल बताता है एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगला जो पॉइंट अपन देखेंगे वो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने आर्ट के क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है। आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में देख लेते हैं। ठीक है ना। तो सातवाहन डायनेस्टी का आर्ट और आर्किटेक्चर देख लेते हैं अपन। पहला है, इन सातवाहन फेज मेनी टेम्पल्स कॉल्ड चेतियाज एंड मोनास्ट्रीज कॉल्ड विहार्स वर कट ऑफ द सॉलिड रॉक्स इन द नॉर्थ डेक्कन। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, जो आर्ट और आर्किटेक्चर होती है वो किसी बिल्डिंग को बनाने में, किसी चीज़ को बनाने में प्रयोग की जाती है। तो जनरली जो है यहाँ पर 2-3 चीज़ें बहुत प्रमुख थी जिनको इन्होंने बहुत ज़्यादा बनाया है, और वो आकृतियाँ या वो जो भी भवन जिनको बोला जाता था, कुछ उनको बोला जाता था चेतियाज। चेतियाज क्या होते हैं बताता हूँ मैं। एक हो गए सातवाहन फेज मेनी टेम्पल्स चेतियाज। चेतियाज एक लंबे लंबे हॉल होते थे जहाँ पे भगवानों की पूजा की जाती थी। ऐसे मंदिर आप समझ सकते हैं, लंबे लंबे हॉल जहाँ पे भगवानों की पूजा की जाती थी, उस आकृति को, उस बिल्डिंग को बोलते थे चेतियाज। ठीक है ना। उस ज़माने में चेतियाज बोलते थे। मोनेस्ट्रीज होती थी कॉल्ड विहार। मोनेस्ट्रीज जिसे विहार कहा जाता था, और ये किस चीज़ से बनी होती थी, ये सॉलिड रॉक, जो पत्थरों को काट के जो है ये सब बनाया जाता था, विहार वगैरह जहाँ पे मॉन्क्स वगैरह को रखा जाता था। ठीक है ना। चेतियाज वर, ये चेतियाज के बारे में लिख रखा है। चेतियाज वर ए लार्ज हॉल, ये बहुत लंबे लंबे हॉल होते थे विद ए नंबर ऑफ कॉलम, जिनमें बहुत सारे कॉलम होते थे। ठीक है ना। द विहार लेड ए सेंट्रल हॉल, उसमें एक सेंट्रल हॉल होता था। ठीक है। और एक सबसे बड़ा मंदिर, यह इंपॉर्टेंट चेतियाज जो है वो है कारले। कारले का चेतियाज इज़ द मोस्ट फेमस वेस्टर्न डेक्कन। ठीक है ना। ये एक प्रकार का मंदिर जो इनके लिए बहुत फेमस था, जो था कारले चेतियाज है। कारले इंस्क्रिप्शन भी है जो अपन ने कल देखा था, वो इसी मंदिर में या इसी चेतियाज में है ना। मैं इसको मंदिर इसलिए बोल रहा हूँ तो ताकि थोड़ा सा समझने में आसानी हो। चेतियाज चेतियाज बोलते रहेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो मंदिर से आप समझ लीजिए कि मंदिर का मतलब चेतियाज है। तो अगली बार जब भी चेतियाज आएगा मैं आपको मंदिर बोलूँगा, उससे आपको थोड़ा स्थिति ठीक लगेगी। ए विहार, ये हो गया। द विहार वर द मेंट टू बी प्लेस। विहार क्या होते थे, ऐसी जगहें, रेसिडेंस ऑफ द मॉन्क्स, जहाँ पे भिक्षु लोग रहते थे, पुजारी वगैरह, या जो भिक्षु लोग नहीं होते जो जंगल में भटकते हैं, बस ईश्वर में लीन रहते हैं, बौद्ध भिक्षुक होते हैं, उनके रहने की जगहों को विहार बोला जाता था। तो 3 विहार एट नासिक कैरी इंस्क्रिप्शन ऑफ नहापमा एंड गौतमी पुत्रा। ठीक है ना। बहुत सारे विहार बनाए गए, और एक विहार जिसका नाम नासिक में जो विहार था वहाँ पे नहापना और गौतमी पुत्र के बारे में लिखा हुआ भी है आज भी। तो स्तूपा वर्द, अब इसके बाद 3 आकृति है। एक होगी चेतियाज जो कि है मंदिर, दूसरी आकृति है मोनास्ट्री या जिसको बोलते थे विहार। ठीक है ना, जहाँ पे बौद्ध भिक्षुक या भिक्षुक लोग रहते थे। तीसरी आकृति जो वो लोग बहुत ज़्यादा बनाते वो थे स्तूप। देयर वॉज अ लार्ज राउंड स्ट्रक्चर बिल्ट ओवर द सम ऑफ द रिलीक बुद्ध। ये बुद्ध पर बना हुए बहुत सारे स्तूप बनाए इन लोगों ने। द अमरावती स्तूप इज ए फुल ऑफ स्कल्पचर डेट डिपिक्ट द वेरियस सीन्स ऑफ द लाइफ ऑफ द बुद्धा। अमरावती में इन्होंने एक स्तूप बनाया और उस स्तूप में गौतम बुद्ध के जीवन की पूरी लाइफ साइकिल को बताया गया है। ये सब इन्होंने किया है अपने सातवाहन लोगों राजा ने। इसके बाद है 5वां पॉइंट, द नागार्जुन कोंडा स्तूप। नागार्जुन कोंडा में जो एक स्तूप और बनाया है, कंटेन बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट एंड आल्सो द अर्लीस्ट ब्राह्मणिकल ब्रिस्क टेम्पल। जो नागार्जुन कोंडा है वो पुराना जो है, सबसे पुराना ब्राह्मणिकल ईंट का बना हुआ मंदिर जो है वो नागार्जुन कोंडा स्तूप में आपको मिलेगा। सातवाहन आल्सो कंट्रीब्यूट डेवलपमेंट ऑफ द अजंता स्कूल ऑफ द पेंटिंग। सातवाहनों ने अजंता स्कूल ऑफ पेंटिंग की भी बहुत ज़्यादा, अजंता की गुफाओं में जो पेंटिंग है उसमें भी जो है इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, विच इज़ नोन फॉर द ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन ड्राइंग एंड एक्सप्रेशन। ठीक है ना।
वहाँ अजंता की अगर आप पेंटिंग्स देखेंगे तो वहाँ बहुत सारे कलरों का प्रयोग है, और वो जो इतनी बढ़िया बढ़िया पेंटिंग की गई थी वो सातवाहन के राजाओं ने वहाँ पर अजंता की गुफाओं में बनवाई थी। तो ये जो है अपना क्या हुआ, ये अभी अपन ने देखा टोटल 6 पॉइंट थे आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी के। और भी हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब आप करते रहें कंटिन्यूस में, आपको और बहुत सारा कंटेंट मिलता जाएगा। तो आज अपन ने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देख लिया, आर्ट और कल्चर या आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी देख लिया। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं अपन, इकोनॉमिक्स ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। अब इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सभी जो वंश चले हैं, जो लंबे समय तक चले हैं, वो इकोनॉमिक्स के कारण ही चले हैं, उनके व्यापार के कारण चले हैं। तो अब इकोनॉमिक्स में क्या आता है, सबसे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स मतलब होता है पैसा से रिलेटेड कोई भी चीज़। तो वो कहाँ से आएगी, एक तो एग्रीकल्चर से आएगी, दूसरा व्यापार करना होता है, और व्यापार करने के लिए पैसे, सिक्के, सोने के सिक्के, कॉइन्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। मेटल्स की ज़रूरत पड़ती है हथियार बनाने के लिए, ज़मीन खोदने के लिए, कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूट करती है। इसके अलावा अगर ओवरसीज़ ट्रेडिंग चल रही है, मतलब इस देश से दूसरे देश माल जा रहा है, जो कि ये लोग करते थे, समंदर का भी इनको रास्ता पता था, और समंदर क्योंकि उन जो सिक्के मिले हैं उसमें भी कई जगह मछली के और जहाज़ों के आपको जो है चित्र मिले हैं इनके सिक्कों में। इससे पता चलता है कि ये लोग समुद्री व्यापार भी, ओशियन ट्रेड भी बहुत ज़्यादा करते थे। तो ये सब ओशियन ट्रेड वगैरह ये सब करने के लिए जो है एक बहुत अच्छा सिस्टम होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपने को देखनी है अब इकोनॉमिक सिस्टम में। इकोनॉमिक सिस्टम बहुत वास्ट होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, ठीक है। उन सभी को एक एक करते हुए देखेंगे। कभी आपसे इकोनॉमिक सिस्टम पूछ ले सीधा, तो आपको सारी पॉइंट डिस्कस करना है, यूँ नहीं कि बस सीधा केवल व्यापार से रिलेटेड चीज़ डिस्कस कर दी बोले हो गया, नहीं। इकोनॉमी में जितनी भी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं इनकी, वो सारी चीज़ें आपको अपने आप इसमें लिखनी है, और वो कौन कौन सी चीज़ें होगी मैं इसमें सब कवर करवाई है मैंने। सबसे पहला आता है सातवाहन कॉइन्स। व्यापार करने के लिए कॉइन्स की जरूरत होती है, इकोनॉमिक्स में कॉइन्स की जरूरत होती है। पहला चीज़, द कॉइन्स ऑफ द सातवाहन हैव बीन एक्सकावेटेड इन डेक्कन वेस्टर्न इंडिया, विदर्भ वेस्टर्न इंडिया, मतलब इस पूरे क्षेत्र में विदर्भ से लेके वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट, डेक्कन, वेस्टर्न इंडिया, पूरा जो एरिया जो अपन ने शुरू में फोटो देखा था, उस पूरे एरिया में जो है सातवाहन डायनेस्टी के सिक्के मिले हैं। मतलब इस पूरे राज्य में जहाँ पे सिक्के मिले, मतलब वहाँ पे प्रचलन में थे, और जब वहाँ पे प्रचलन में थे तो वो सिक्के जो है आज भी आपको मिले हैं, और इसका मतलब वहाँ पर सातवाहन डायनेस्टी का किसी ज़माने में राज था। देयर वॉज अ मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ द टेक्निक डेट वर यूज टू कास्ट आयरन, है ना। आयरन को कास्ट करने की बहुत सारी उन्होंने टेक्निक खोज ली थी। जो सिक्के होते थे वो सिल्वर, कॉपर, लेड, प्रोटीन कॉइन्स इन द सातवाहन एम्पायर, ये 4 प्रकार के धातुओं के सिक्के आपको मिलेंगे, ठीक है। ये चारों सिक्के जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है द पोर्ट्रेट कॉइन्स वर मोस्टली ऑफ द सिल्वर एंड सम ऑफ लेड टू, ठीक है। द्रविडियन लैंग्वेज एंड ब्राह्मिकल इंस्क्रिप्चर यूज इन पोर्ट्रेट कॉइन्स। जो कॉइन्स होते थे, जो सिक्के होते थे, उन सिक्कों पर जो है द्रविडियन लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट, द्रविड़ और ब्राह्मी भाषा में जो है लिखा हुआ था। देयर वर पंच मार्क्ड कॉइन्स टू देयर वर एक सर्कुलेटिंग अलॉन्ग साइड ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी। पंच मार्क्स कॉइन भी थे। तो ये सारी चीज़ें जो है देखना है कि अलग अलग प्रकार के कॉइन्स थे, सिल्वर थे, ये थे, वो थे। द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैरिटाइम ट्रेड आर डिराइव्ड फ्रॉम द इमेज ऑफ द शिप्स प्रेजेंटेड इन द सातवाहन कॉइन्स, ठीक है ना। समुद्री व्यापार भी होता था, और जो सिक्के मिले हैं उसमें शिप्स, जहाज़ों की फ़ोटो मिली है, मछली की फ़ोटो मिली है, राजाओं के साथ जहाज, जो राजा जहाज़ पे बैठा है, इस प्रकार की फ़ोटो मिली है। तो इससे पता चलता है कि इनका सी व्यापार जो था, ट्रेड जो था, ओशियन ट्रेड, समुद्री व्यापार, वो इतना अच्छा डेवलप था कि राजा तक को इसका पता था, और राजा अपने सिक्कों में यहाँ से जो भी माल जाता था उसको ट्रेडिंग उसमें किया करते थे लोग। मैनी सातवाहन कॉइन्स बोर द नेम ऑफ द सतकर्णी एंड पुलुमावी, ठीक है। बहुत सारे सिक्कों में जो है सतकर्णी और पुलुमावी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, पुलुमावी का जिक्र मिलता है। सातवाहन कॉइन्स वर द डिफरेंट शेप। जो सिक्के होते थे बहुत सारे शेप के होते थे, जिसमें राउंड मतलब गोल, स्क्वायर मतलब वर्ग, और रेक्टेंगल मतलब आयताकार प्रकार के भी आपको जो है कॉइन्स मिलेंगे। 9वां पॉइंट है, ये सारा कॉइन्स में और उसमें चल रहा है व्यापार में। मैनी सिम्बल्स हैव बीन अपीयर्ड। अगर केवल कॉइन्स के ऊपर भी आ जाए तो भी इसमें सारी जानकारी है, और अगर इकोनॉमिक्स में आएगा तो आपको कॉइन्स के बारे में लिखना ही है। इन कॉइन्स से ही पता चलता है कि वहाँ इकोनॉमी कैसी थी,
क्योंकि पहले कुछ लिखा हुआ नहीं है किसी भी जगह पर, ठीक है, कोई इतना ज़्यादा जानकारी होती नहीं थी, क्या व्यापार करते थे नहीं करते थे, क्या होता था नहीं होता था, कोई लिखावट ऐसी है नहीं जो आज तक वैसा का वैसा कुछ मिला हो, नहीं, कोई वही खाता कुछ नहीं है, बस जो सिक्कों से जानकारी मिलती है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपने सिक्कों को पढ़ना सीख लिया तो आपको उस एरिए उस ज़माने की सारी इकोनॉमिक्स, पैसों की से क्या क्या लेन देन होती थी उस चीज़ से पता चलता था। बहुत सारे जो सिक्के हैं उन पे इतने अलग अलग प्रकार के आपको सिम्बॉल मिलेंगे, ये वही लिखा हुआ है। बहुत सारे सिक्के हैं जिन पे चैत्यास का सिंबल है, मंदिरों के सिंबल हैं, चक्र बने हुए हैं, कौंच शेल बने हुए हैं, लोटस कमल के फूल का फोटो है, नंदी पाड़ा सिंबल है ना, नंदी पाड़ा सिंबल, शिव जहाज के फोटो बने हुए हैं, स्वास्तिक सिंबल, स्वास्तिक जो होता है अपना, उस स्वास्तिक के भी जो है सिंबल उसमें आपको मिलेंगे। ये इतने सारे सिक्कों पर इस प्रकार की जानकारी आपको। एनिमल मोटिव फॉर फाउंड ऑन द सातवाहन किंग्स, ठीक है ना, एनिमल मोटिव भी मिले हैं, जानवर के फोटो भी। दे लर्न द यूज़ ऑफ द कॉइन्स, बंड ब्रिज, इन्होंने कॉइन का प्रयोग, जली हुई ईंटों का प्रयोग करना, रिंग वेल, गोल कुएं बनाना, ये सब सीखा था मौर्यों से, सातवाहन लोगों ने मौर्यों से सीखा था। एग्रीकल्चर वाज प्रॉस्पेरस, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस थी, बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रहा था उस काम। एंड द विलेज इकोनॉमी वाज डेवलप्ड, जो ग्रामीण सभ्यता थी या ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो भी डेवलप्ड थी। चावल जो है वो कल्टीवेट किए जाते थे, ठीक है ना, कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में चावल का प्रयोग, क्योंकि वहाँ पे ये डेल्टा बनाती है कृष्णा और गोदावरी नदी, तो वो जो बीच का दोआब वाला जो एरिया होता है उसमें बहुत ज़्यादा पानी और उपजाऊ भूमि होती है जिसमें चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है। कॉटन्स वर आल्सो प्रोड्यूस्ड, कॉटन का प्रयोग जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा, कपास। द पीजेंट्स यूज्ड इम्प्लीमेंट मेड बाय द आयरन्स, देयर वर आल्सो द वेल्स फॉर द इरीगेशन, कुओं के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं और गोल कुएं बनाना इन्होंने मौर्य डायनेस्टी से सीखा था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई, इतनी चीज़ें आपको पता चली। अब अगला पॉइंट है 14 पॉइंट 14th, इंकरेजमेंट यूज गिवन इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री, उन्होंने इंकरेजमेंट किया ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ पे, इन्होंने ज़्यादा फोकस किया। बोथ इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड और इंडस्ट्री, इन्होंने आंतरिक और बाहर दोनों तरीके के से व्यापार को बढ़ावा दिया, देश के अंदर भी और देश से बाहर भी, ठीक है। इंडिया हैज़ ट्रेड रिलेशन विद इन द कंट्री, भारत के साथ इन्होंने कौन कौन से संबंध स्थापित किए, कौन कौन से देश के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए, तो अरब से, इजिप्ट से और रोम से किए भाई साहब इन लोगों ने, ठीक है ना। और वो लोग जो है इन भूमियों को स्वर्ग भूमि के नाम से जाना जाते थे। इंडिया एक्सपोर्ट, भारत से क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी, यहाँ से क्या क्या चीज़ें भेजी जाती थी, तो कॉटन भेजा जाता था, कपड़े भेजे जाते थे और मसाले यहाँ पे जो बनते थे वो सबसे ज़्यादा भेजे जाते थे। और भारत में क्या क्या आता था, तो वाइन शराब आती थी, ग्लास आती थी और लग्जरीज़ के कुछ आइटम आते थे। कुछ बड़े बड़े शहर भी डेवलप हो गए थे जहाँ पर व्यापार होता था, पायथन, पिठान, नासिक, जुनार, ये सब महाराष्ट्र के शहर है जो ये सेंटर ऑफ ट्रेड बन गए थे, जहाँ पे व्यापार का केंद्र बन गया था, बाजार लगता था, सारे लोग दुनिया भर से आके सामान बेचते थे और वहाँ से ले जाते थे, लोग वहीं से खरीदते थे। टू इनकरेज ट्रेड, सातवाहन किंग्स स्ट्रक न्यूमेरस कॉइन्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड ब्रॉन्ज, ठीक है ना, इन्होंने अलग अलग प्रकार के सिक्के भी चलाए व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। दे वर द फर्स्ट नेटिव रूलर टू इशू ओन कॉइन्स विद द पोर्ट्रेट ऑफ द रूलर्स, ठीक है ना, ये पहले ऐसे राजा थे, नेटिव राजा जो यहीं के थे, जिन्होंने अपने आप के सिक्के पर अपनी प्रतिमाएं बनाना चालू करी थी। पेडी ट्रांसपोर्टेशन, कॉटन प्रोडक्शन, पेडी का ट्रांसपोर्टेशन, कॉटन का प्रोडक्शन, आयरन और को निकालना करीमनगर या वारंगल से, ये सब कॉमन हो गया था उस ज़माने में, मतलब इन सब चीज़ों को मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करना भी आ गया था और ये सब चीज़ें चल रही थी, ठीक है। इन्हीं सबसे पता चलता है कि वहाँ पर ट्रेड और सिस्टम कैसा था। दूसरा पॉइंट जो अब इसमें देखना है वो है एग्रीकल्चर सिस्टम, एग्रीकल्चर और मटेरियल सिस्टम, कि एग्रीकल्चर कैसा था और उसके बाद यहाँ पे मटेरियल जो थी, धातुओं का कैसे निकाली जाती थी और उनका प्रयोग कैसे किया जाता था, ये सब चल इकोनॉमिक्स में ही रहा है, ठीक है ना। इंडिविजुअल भी अगर आपसे पूछे तो एग्रीकल्चर इसमें डिटेल में दिया है, अगर आपसे इकोनॉमिक्स पूछे तो ये सब चीज़ें लिखना, कॉइन हो गया, ट्रेड हो गया, सिक्के हो गए, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर हो जाएगा, फिर मटेरियल वगैरह ये सब चीज़ें हो जाएगी। अब एग्रीकल्चर में देखेंगे, देयर वॉज ऑल राउंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड द ट्रेड ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द लार्ज स्केल ऑफ द पीपल, द लैंड वाज हेल्ड अप बाय द इंडिविजुअल एज वेल एज बाय द स्टेट, द ग्राम क्षेत्र वाज प्रोटेक्टेड बाय द फेंस एंड द फील्ड वॉचमैन अगेंस्ट पेस्ट लाइक बर्ड्स एंड बिस्ट, द लैंड आउटसाइड, मतलब वही जो नॉर्मल अपने यहाँ होता है कि जो एरिया था उसको फेंस से, है ना, अपने यहाँ होता है ना, बल्ली वगैरह लगा के एक लोहे के वायर से जो है खेत को चारों तरफ से ढक देते ताकि बाहर के लोग या दूसरे लोग कब्जा नहीं करें।
बियॉन्ड द अरेबल लैंड ऑफ द विलेज ले इट्स पेस्चर विच वर कॉमन फॉर द ग्रेजिंग कैटल, है ना। वो जो गांव वाला एरिया होता था, उस गांव के एरिया के बाहर एक अरेबल एरिया, अरेबल का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है ना। और जहाँ पेड़ पौधे होते थे वो जो एरिया होता था, वो जो मवेशी होते थे, पशु होते थे, उनको चराने के काम में आता था, और वो सरकारी भूमि होती थी, ठीक है, जो खेतों के बाहर, जो जनरली आज भी अपन देखते हैं ये सब चीज़ें। द अरिड लैंड आल्सो बिलोंग्स टू द स्टेट, जो सरकार की होती थी, ये जो चराने वाली जो खेती होती, ज़मीन होती थी जहाँ पे पशुओं को चराने ले जाया जाता था, वो सब। द फॉरेस्ट वॉज लोकेटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ द विलेज, ठीक है ना। और जो गांव के बाहर जो है जंगल होते थे, गांव के अंदर जंगल नहीं होते थे, जब मतलब जंगलों में वास नहीं था। शहर गांव बढ़िया डेवलप हो जाता, उसके बाद जंगल चालू होता था। लैंड क्लासिफिकेशन, जो भूमि होती थी इनके ज़माने में, वो 5 भागों में बांटी गई थी। 5 प्रकार की भूमि का वर्गीकरण के बारे में जानकारी अपने को मिली है, जिसमें लिखा गया है, एक होती थी कल्टीवेटेड लैंड, कल्टीवेटेड जहाँ पे फसल की खेती की जाती थी, हर थोड़े थोड़े समय में जो है फसल काट के दूसरी फसल उगाना, कल्टीवेशन लैंड बोला जाता था। दूसरी ऐसी होती थी जो अनकल्टीवेटेड होती थी, बंजर भूमि जिसको होती थी, जहाँ पे कुछ उगता नहीं था, पर ज़मीन थी, उसका प्रयोग कुछ और काम में, मेटल्स में प्रयोग किया जाता था निकालने में। एक होती थी ग्रोव भूमि, ठीक है, एक होती थी फॉरेस्ट भूमि, और एक होती थी पेस्चर, ठीक है। तो ये ग्रोव का मतलब होता है एक छोटा वन, उपवन जिसको बोलते हैं ना, छोटा जंगल, जो पार्क से बड़ा होता है और बड़े वाले जंगल से छोटा, जो उपवन जिसको बोलते हैं, उसको बोला जाता है ग्रो। फॉरेस्ट जंगल, और ये पेस्चर है ना, बागवान, जो छोटा सा बाग वगैरह जो होते हैं, इन सब चीज़ों में जो है विलेज को डिवाइड किया गया था, जो भूमि है उसको डिवाइड किया गया था। द मेन क्रॉप्स और द राइस, इसके समय जो मेन क्रॉप्स होती थी वो थी राइस, क्योंकि राइस ही सबसे ज़्यादा उगता है, पानी जहाँ पे होता है वहाँ पे राइस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। और ये कृष्णा से लेके गोदावरी वाला जो इनका एरिया था वो बहुत ज़्यादा डेवलप था, क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत था और वो इनके कब्जे में था, और जहाँ पानी वहाँ पे चावल ज़्यादा। चावल की खेती देखी होगी आपने, पूरे खेत को पानी से भरना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पानी लगता है, इसलिए एमपी में चावल की खेती वगैरह इतनी होती नहीं है, ठीक है। ये उन्हीं क्षेत्रों में होती है जहाँ पे बहुत पानी होता है, क्योंकि उसको पूरे समय को चावल को पानी में ही रखना पड़ता है, पूरे खेत को डुबोए रखना पड़ता है पानी में। द मेन क्रॉप्स वर द राइस ऑफ डिफरेंट वेराइटीज, ग्रेन्स, शीशम, सेफ्रॉन, पल्स, व्हीट, इंस्टीड, लाइनसीड, शुगर केन, मस्टर्ड, बिसाइड ए लार्ज नंबर ऑफ द वेजिटेबल फ्रूट्स वर आल्सो ग्रोन। ये सारी चीज़ें जो है, फल सब्जियाँ ये सब उगाई जाती थी। एवरी विलेज हैड आर्टिशन लाइक कारपेंटर, हर गांव में कारपेंटर होता था, पोटर होता था, ब्लैक स्मिथ होता था, बार्बर, नाई, रोप मेकर, रस्सी बनाने वाला, वाशरमैन, और ये सारी जो लोग हैं, ये गांव में अलग अलग प्रकार के काम करने वाले लोग आपको मिलते थे। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखेंगे मटेरियल, किस प्रकार का मटेरियल प्रयोग किया जाता था इनके ज़माने में, मटेरियल कल्चर कितना था, या मटेरियल का एक्सट्रैक्शन को ये कहाँ तक पहुँचे थे। एग्रीकल्चर अपन ने देख लिया है, अब एक बार वो देख लें, एग्रीकल्चर में अपन ने कितने पॉइंट देखे। ये एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में ये सारी चीज़ें देखी अपन ने, कितने प्रकार की खेती होती थी, कितने प्रकार की भूमि होती थी, भूमि में किस प्रकार का कल्टीवेशन होता था,